Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the second chapter of your English literature, that is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Lost Spring जो है वो टाइटल है इस चैप्टर का, जो इस वजह से है बिकॉज इसमें आपको दो स्टोरीज पढ़नी है. एक तो है यहाँ पे दिस इज़ द फर्स्ट स्टोरी, ठीक है, एंड दिस इज़ द सेकेंड स्टोरी, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है ना बेटा कि दोनों में एक तरह से बच्चों की लाइफ को डिस्क्राइब किया जाता है जो मतलब अपने चाइल्डहुड में है और कैसे उनकी एजुकेशन अच्छे से पूरी नहीं हो पा रही है, उनके आसपास की कंडीशंस कितनी बुरी है. सो इसलिए स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ठीक है, ये भी लिखा गया है. अबाउट द ऑथर, तो ऑथर जो इन दोनों स्टोरीज के हैं दैट इज एनिस जंक. 1994 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद. तो हैदराबाद में उन्होंने, ये इंडिया की ही राइटर है और इन्होंने अपना चाइल्डहुड और अडोलेसेंस जो है वो हैदराबाद में स्पेंड की थी. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो ये अमेरिका और इंडिया में दोनों जगह में रही थी. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके पेरेंट्स राइटर थे. एनिस जंग बिगैन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, और इन्होंने एज अ राइटर अपना करियर इंडिया में ही इनिशियली स्टार्ट किया था. शी हैज़ बिन एन एडिटर एंड कॉलमिनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. तो ये एक एडिटर थी, एक कॉलमिनिस्ट थी काफ़ी सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में जो कि इंडिया के थे और इंडिया के बाहर की कंट्रीज़ यानी अब्रॉड के भी थे. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और काफ़ी बुक्स की ये ऑथर रह चुकी हैं. द फॉलोइंग इज एन excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. तो ये जो है इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. उसी का कुछ एक छोटा सा पार्ट है जो एज अ चैप्टर आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemns these children to a life of exploitation. Exploitation का मतलब होता है पूरी तरीके से किसी चीज़ को खराब कर देना, ठीक है. लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जीना जिसमें आपकी लाइफ एक तरह से बिल्कुल बिखरी हुई हो. तो ये जो स्टोरीज़ हैं जो उन्होंने बताई है और जो बुक में उन्होंने लिखी थी, तो उसमें पॉवर्टी और ट्रेडिशंस जो हैं वो कैसे एक बच्चे की लाइफ को एक्सप्लॉइट करते हैं. इट इज़ ऑल अबाउट दैट. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. सो दिस इज़ द स्टेटमेंट, ठीक है, जिससे आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है, ठीक है. फर्स्ट स्टोरी शुरू होती है एक तरह से इस चैप्टर की. वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब whom I encounter every morning. तो यहाँ पे आई कौन है? आई है एनिस जंग, ठीक है. तो ये एक बच्चे से, ये इनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो ये शेयर करती है अपनी स्टोरी में, ठीक है, अपनी बेसिकली अपने जो बुक इन्होंने लिखी है उसके अंदर. तो ये स्टेटमेंट कौन बोल रहा है? ये वो बच्चा बोल रहा है जिसका नाम क्या है? साहिब, ठीक है. और उसके बाद उनसे ऑथर पूछती हैं वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning. तो वो कहती हैं कि मैं ये बात पूछती हूँ साहिब से जिसे मैं रोज देखती हूँ स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड. तो उनके नेबरहुड में जो एनिस जंग है उनके नेबरहुड में वो रोज देखती है कि गार्बेज डंप से, कचरे के डब्बे से जो है साहिब कुछ ढूंढ रहा होता है. स्क्राउचिंग का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, बिल्कुल घुस के अच्छे से खोजना. दैट इज वॉट स्क्राउचिंग मीन्स. तो वो एक तरह से गोल्ड ढूंढ रहा है. अब क्या असली गोल्ड ढूंढ रहा है? तो नहीं. बेसिकली होता है क्या है, अब गार्बेज में बहुत सारी चीज़ें डंप होती हैं जो अगर मैं कोई चीज़ गार्बेज में कब डालूंगी? जब वो मेरे यूज़ की नहीं होगी. पर ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे इस्तेमाल की नहीं है वो किसी और के इस्तेमाल की भी ना हो. अब साहिब जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है. तो उसके लिए गार्बेज के अंदर उसको कुछ ऐसा सामान मिल जाता है जो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे उसे कभी 1 रुपए का सिक्का मिल जाए या उसको चप्पल मिल जाए. सो दैट इज, तो उसका कंपैरिजन एक तरह से साहिब गोल्ड से करता है, ठीक है. तो साहिब को वो कहती हैं कि वो हर सुबह जो है कुछ ना कुछ ढूंढते हुए, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ढूंढते हुए, जो मतलब उसके लिए अच्छा है, साहिब के लिए अच्छा है, गार्बेज से ढूंढते हुए देखती है जो कि मेरे नेबरहुड में है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. तो वो बताती हैं कि साहिब जो है ये अपना घर जो इसका था वो बहुत टाइम से छोड़ दिया है. सेट एमिड्स इन
द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढका। तो ढका की जो ग्रीन फील्ड है, ढका जो है ये एक जगह है, ठीक है। तो वहाँ की जो ग्रीन फील्ड्स है वहाँ पे साहिब रहता है। हिज होम जो कि उसका घर है इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। और उसका ये जो मतलब उसका घर जो है ये कोई बहुत ज़्यादा दूर की उसकी मेमोरी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। तो होता क्या है कि इतना साहिब को याद नहीं है दूर का क्योंकि वो छोटा था, बट उसकी मदर उसे बताती हैं कि कैसे उनकी फील्ड्स और जो उनका घर था वो स्टॉर्म की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड देन वो उस जगह को छोड़ के ढका शिफ्ट हो गए हैं जिनकी ग्रीन फील्ड्स में ये लोग रहते हैं। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. तो फिर क्या होता है, स्टॉर्म्स की वजह से फील्ड्स हाउसेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसकी मदर ने और साहिब ने और वहाँ के काफ़ी लोगों ने जो आसपास के थे उन्होंने उस जगह को छोड़ के वो ढाका में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि ये एक बिग सिटी है उनके गांव में जहाँ पे वो लोग रहा करते थे उसके कंपैरिजन में। वैसे ये लोग बांग्लादेश से आए थे, ठीक है। तो वहाँ से ये लोग आए थे तो इनके लिए थोड़ी एक तरह से बड़ी जगह थी और इन्हें लगा कि ये इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ जो ये अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो इन्होंने अपनी जगह चेंज करी और ये लोग ढाका में आ गए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। और जब इससे पूछती हैं कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो तो उसके रिप्लाई में कौन बोलता है, साहिब क्या बोलता है कि मेरे पास ये काम करने के अलावा और कुछ नहीं है। गो टू स्कूल आई से लाइवली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो वो सीधा उसको बिना सोचे कि कैसे ये जो मैं सलाह दे रही हूँ वो एकदम से खोखली है, बिकॉज साहिब के लिए स्कूल जाना इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, उसके हालात ऐसे नहीं है कि वो स्कूल जाके पढ़ाई कर सके, अपनी बुक्स को अफोर्ड कर सके, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को अफोर्ड कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब जो है तो गो टू स्कूल जो है ये एडवाइस देती हैं कौन, एनिस चंग साहिब को। पर ये एडवाइस देने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज ये हो ही नहीं सकता। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो ये जो है ये साहिब बोलता है कि हमारे नेबरहुड में जो है कोई भी स्कूल नहीं है और मैं अगर स्कूल बनता है तो मैं जाऊंगा, बिकॉज अगर गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं तो वहाँ पे आपको बुक्स और यूनिफॉर्म्स वगैरह जो है वो फ्री मिल जाती है स्टूडेंट्स को। बट वो साहिब कहता है कि वो जिस जगह पे रहता है वहाँ पे कोई स्कूल ही नहीं है, तो जब स्कूल है ही नहीं कोई पास में तो वो कैसे जाएगा। तो वो कहता है कि अगर कोई स्कूल बनता है ना तो मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंगली। तो जैसे एक जोक क्रैक कर देते हैं वैसे ही ऐसे मजाक मजाक में या ऐसी बातों बातों में एनिस चंग बोल देती है, ऑथर बोल देती हैं कि अगर मैं स्कूल एक स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे। येस ही सेज स्माइलिंग प्राउडली। और वो जो है बहुत खुश हो जाता है, ये मतलब स्माइल करता है इस बात पे कि अगर जो ऑथर है वो स्कूल बनाएंगी नेबरहुड में तो ऑफ कोर्स साहिब कहता है कि हाँ हाँ मैं आऊँगा आप अगर स्कूल बनाते हो तो। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिनों बाद जो है ऑथर देखती है कि साहिब उनके पास भाग कर आता है। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी हो चुका है। अब देखो बेटा, जो एनिस चंग थी वो तो वैसे ही मजाक मजाक में उन्होंने बातों बातों में ये बात बोल दी कि मैं स्कूल बनाऊंगी, बट इन रियल वो स्कूल ऑब्वियसली उनके माइंड में नहीं था बनाने के लिए। बट साहिब को उन्होंने एक तरह से होप दे दी और वो उनकी बात को सच मान बैठा। तो वो जो है उनके पास जाता है कुछ दिनों बाद और पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से। तो उन्होंने कहा कि स्कूल बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट। अब वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है इस बात से क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि एक तरह से उन्होंने उस बच्चे को एक प्रॉमिस कर दिया जो मतलब जो उन्होंने माना भी नहीं था कि वो उसको पूरा करेंगी। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक मतलब ब्लीक वर्ल्ड आप इसलिए कह सकते हो, एक खोखली दुनिया जो है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ऐसे प्रोमिस जो हैं ये बहुत लोग करते हैं ऐसे लोगों को, स्पेशली जो पूर्स होते हैं ना। बेसिकली होता है क्या है, दिस इज़ द रियल पॉलिटिक्स बेटा, कि मतलब ये इस टॉपिक से थोड़ा हटके हो सकता है बट दिस इज़ द डार्क रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी कि ज़्यादातर वोट बैंक जो जितने भी पूर्व जो लोग होते हैं ना वो एक तरह से वोट बैंक माने जाते हैं किसके, पॉलिटिकल पार्टीज़ की। और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, अपने कैंपेन चलाती हैं और ऐसी जगहों पे जाती है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों जिन्हें वो गुमराह कर सके। अगर किसी जगह पे गैस नहीं है तो वो बोलेंगे हम आपको गैस देंगे, पानी नहीं है तो कहेंगे पानी देंगे, स्कूल नहीं है तो कहेंगे स्कूल देंगे, अच्छा घर में वो लोग नहीं रह रहे होंगे तो कहेंगे हम आपके घर अच्छे बनवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें बोल के ऐसे झूठे वादे करके वो वोट्स लेके अपनी पावर में तो आ जाते हैं
लेकिन उसके बाद वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, एंड दिस इज द रियलिटी। तो वो यही बोलती है यहाँ पे ऑथर कि प्रॉमिसेस जैसे कि मैंने किया, ये हर कॉर्नर में होते हैं जो सिर्फ प्रॉमिस कर दिए जाते हैं पर वो पूरे होने के लिए नहीं किए जाते। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम ही अनाउंसेस। तो काफी महीनों से जो है ऑथर उसे देखती है, जानती है, और एक दिन वो उसका नाम पूछते तो वो बताते हैं मेरा नाम साहिब ए आलम है। ठीक है, ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, और वो इस बात को नहीं जानता कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, और देखा जाए तो साहिब की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही उल्टी है। ठीक है, एक तरह से उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, बट देखा जाए तो वो कितनी पॉवर्टी स्ट्रिकन जो है लाइफ जी रहा है। ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो वो कहती हैं कि अगर साहिब को पता चल जाए ना मतलब उसके नाम का लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, तो उसे बहुत हार्ड टाइम होगा उसके लिए ये मानना कि उसके नाम का ये मतलब है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, तो वो स्ट्रीट्स में गलियों में जो है घूमता है अपने दोस्तों के साथ, और उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता, उसे ये नहीं पता कि उसका नाम का जो नाम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, तो बेयरफुट बॉयज यहाँ पे क्यों बोला हुआ है? बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पैर। ठीक है, और ऐसे लड़के जो नंगे पैर घूम रहे हैं उनको बोला है बेयरफुट बॉयज, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, जो सुबह सुबह जो है मॉर्निंग बर्ड्स की तरह दिखते हैं लेकिन शाम तक जो है डिसअपीयर हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, तो वो कहती है कि वो रोज इन स्ट्रीट से जो है गुजरती हैं तो वो इनको रिकोगनाइज भी करने लग गई हैं। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क वन, तो वो कहती है एक मतलब ये जो बैरफुट ये जो लड़के घूमते थे इनमें मैंने एक बार एक लड़के से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी थी। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, तो वो जो है जवाब में कहता है कि मेरी मम्मा ने जो है शेल्फ के ऊपर रखे थे और अभी तक उन्होंने ऊपर से निकाले नहीं है। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match, तो यहाँ पे फिर वो दूसरा बच्चा कहता है कि अगर वैसे भी वो उतार भी देंगी तो भी ये जो है उनको फेंक देगा, और वो खुद उसने कैसे जूते पहने हुए होते हैं जो मैचिंग के नहीं थे। ठीक है, तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि जिस बच्चे से उन्होंने पूछा था कि उसने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है, तो उसके पास एक्चुअली में चप्पल है ही नहीं। ठीक है, इसलिए वो नंगे पैर चल रहा है, और बहाना उसने क्या मारा कि उसकी मदर ने शेल्फ से उतारी नहीं। अब एक कॉमन सी बात है, हम सब चप्पल पहनते हैं, ठीक है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यूज़ की है, इसको शेल्फ में संभाल के कोई भी नहीं रखता। अगर मतलब किसी के पास मल्टीपल पेयर ऑफ मतलब होते हैं, शूज़ होते हैं और अलग अलग तरीके के मल्टीपल पेयर्स होते हैं चप्पल्स के, तो उस केस के अंदर भी ऐसा होता है कि आप कोई चप्पल पहन रहे हो फिर उसको शू रैक में वापस डाल रहे हो, तो ऐसे सब होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी मदर ने शेल्फ में रखे हुए हैं और उन्होंने अभी तक निकाले नहीं। फिर दूसरा कह रहे हैं कि अगर वो निकाल भी देते तो ये उसे फेंक देगा। तो इन शॉर्ट ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द रियलिटी दैट उनके पास इतने लाइक दे आर अनेबल टू अफोर्ड द प्राइस ऑफ चप्पल। ठीक है, और एक ने जो है और उसने खुद जो है एक बच्चे ने उनमें से जूते पहने हुए हैं जो मैचिंग के नहीं है, अलग अलग पैर पहना हुआ है, मतलब एक पैर में अलग जूता दूसरे पैर में अलग जूता। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग आई वांट शूज। तो अब होता क्या है कि जब ये बात जो है वो ये कमेंट पास करती हैं कि इसने अलग अलग मैचिंग के जूते पहने हुए हैं उस दूसरे बच्चे को, तो वो क्या करता है अपने पैरों को जो है शफल कर लेता है, मतलब पैर इधर उधर करता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता। ठीक है, आई वॉन्ट शू सेज अ थर्ड बॉय। तो यहाँ 3 लड़के हैं, एक ने चप्पल नहीं पहनी हुई होती, बहाना मार रहा होता है कि मम्मी ने तो ऊपर से निकाली नहीं, दूसरा बोलता है कि हाँ हाँ अगर निकाली भी होगी ना तो ये उसको फेंक देगा, और उसने खुद ने जूते पहने हुए थे जो मैचिंग के नहीं थे। और जब ऑथर ने बोला कि भाई तुम्हारे तो शूज मैचिंग के नहीं है, तो उसने क्या किया, अदला बदली करी जूतों की, पैर हिलाए अपने थोड़े बहुत और कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर तीसरा जो है बच्चा वो रियलिटी एक्सेप्ट करता है और कहता है आई वॉन्ट शूज, मुझे शूज चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी एक बार भी एक भी पेयर चप्पल का जूतों का नहीं पहना था, ना उसके पास था, तो वो कहते हैं कि मुझे तो जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, अब यहाँ कंट्री एक्चुअल में कंट्री को रेफर नहीं किया जा रहा, कंट्री का मतलब है कि वहाँ की जो जगह है, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जो एरिया है, वो उसको वहाँ पे बोला हुआ है। तो वहाँ पे जो है ट्रैवल कर रही होती है ऑथर। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट
इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड। तो वो कहती है कि मैंने कई जगहों पे, कई सिटीज़ में जो गांव के रोड होते हैं वहाँ पे बच्चों को देखा हुआ है कि वो नंगे पैर चल रहे होते हैं, बेयरफुट मतलब नंगे पैर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। अब ना वो क्या करती हैं, उन्होंने ये नोटिस किया है, और जैसे उन्होंने यहाँ पे एक बच्चे से पूछा था और उन्होंने 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव पता चले 3 अलग अलग बच्चों के। तो एक बार ना उन्हें कोई कहता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम जूते नहीं पहन रहे हैं या चप्पल नहीं पहन रहे हैं, हम जो है ऐसा इसलिए हम नंगे पैर हैं क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है। वो ये कह के जस्टिफाई कर रहे हैं। जैसे होते हैं ना कुछ लोग की रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, जस्टिफिकेशंस देते हैं किसी दूसरे को, अगर कोई उनकी किसी भी मतलब वल्नरेबिलिटी को पॉइंट आउट करता है, ठीक है। सो एक ये एक्सप्लेनेशन ऑथर ने सुनी होती है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी जो है इसका मतलब होता है कि एक बहुत ही मतलब कह सकते हो आप कि दुख, क्योंकि परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, देखो वैसे ना लाइन अच्छी है, आप इसको याद कर लेना, अपने आंसर्स में ऐड करोगे, सो इट विल गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर कि आपने एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो कहती है कि मैं तो मतलब मेरे को तो मतलब हैरानी होती है, मुझे तो मैं वंडर फील करती हूँ कि यार ये लोग जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। और क्यों एक्सक्यूज़ दे रहे हैं? क्योंकि एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं अपनी पॉवर्टी की सिचुएशन को, ठीक है। ये उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, मतलब उससे दूर भागने के लिए एक बहाना दे रहे हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी। तो वो कहती है कि मुझे ना याद है एक स्टोरी, एक ओडीपी जो है जगह है, वहाँ पे एक मैन थे, उन्होंने मुझे एक कहानी बताई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल। तो बताती हैं कि एज ए यंग बॉय वो जो आदमी था वो स्कूल जाया करता था। पास्ट इन ओल्ड टेम्पल, तो वो जो है स्कूल पास्ट इन ओल्ड टेम्पल, तो ओल्ड टेम्पल के पास स्कूल था, वहाँ वो जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। ओके, तो ओल्ड टेम्पल था, उसी में एक तरह से पढ़ाई लिखाई हुआ करती थी। तो वहाँ पे उसके फादर जो है वो प्रीस्ट थे, क्योंकि वो एक तरह से मंदिर था और मंदिर में पढ़ाया जाता था, तो स्कूल भी था। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। और वो कहती है कि उस टाइम पे ना रास्ते में, जैसे स्कूल के पास में टेम्पल था, तो उस केस में क्या था, वो कहता है कि मैंने अपने फादर को देखा था जब वो खुद बच्चा था। मैन जो स्टोरी बता रहा है ऑथर को, तो वो कहता है कि जब मैं खुद बच्चा था तो मैंने अपने फादर को देखा था कि कैसे वो मंदिर के बाहर रुक जाते थे और उसके बाद वो दुआ करते थे, प्रे करते थे, भगवान से अपनी विनती करते थे, मांगते थे कि उन्हें एक पेयर मिल जाए शूज़ का, एक जोड़ी जूता मिल जाए। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल। तो वो कहता है कि 30 साल बाद जो है मैं अब उनके टाउन जहाँ पे मेरे फादर जो हैं पहले रहा करते थे उनके जगह पे, और उस टेम्पल में गया, विच हैज़ नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। तो वो कहते हैं कि ये जो टाउन है ये एक तरह से अब एक डेसोलेशन की एक एयर में एक तरह से ड्रोन हो चुका है। ड्रोन का मतलब होता है डूबना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कहना क्या चाहते हैं, बिल्कुल ही अकेले, ठीक है। तो क्योंकि देखो डेसोलेशन का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी, तो बिल्कुल खाली खाली सा लगना। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो मंदिर है, ये जो टाउन है, ये एक तरह से बिल्कुल खाली इसके अंदरपन हो गया। तो मे बी यहाँ पे ऐसा इसलिए वो कह रहे हैं कि या तो हो सकता है यहाँ पे लोग कम हो, और अगर लोग हो तो अब वहाँ पे वो बात न रही हो जैसी पहले हुआ करती थी। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। अब बैकयार्ड में, मंदिर के बैकयार्ड में एक नया प्रीस्ट जो है वो रहा करता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स जो है वो वहाँ पे थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग लड़का था जो ग्रे यूनिफॉर्म में जो है ड्रेस हो रखा था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। तो वो क्या करता है, एक फोल्डिंग बेड के ऊपर जो है अपना स्कूल बैग फेंक देता है और वो वापस आ रहा होता है हाफते हुए। पैंटिंग का मतलब होता है हाफना। लुकिंग एट अ बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड। और उस लड़के को देख के जो है वो स्टोरी बता रही है ना। तो स्टोरी में वो कहती है कि जो कि उदीपी के एक आदमी ने, एक मैन ने उन्हें बताई थी। तो वो बताते हैं कि कैसे जो है पहले जैसी बात जो है वो नहीं थी इस जगह में, और एक लड़का जो है वो आता है, स्कूल बैग जो है उसने बेड पे फेंका, सॉक्स और शूज और एक ग्रे कलर की यूनिफॉर्म उसने वो ड्रेस था, तो मतलब वो ऑब्वियसली स्कूल से आ रहा था। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय
हैड मेड टू द गॉडेस, और उसको देख के वो याद आता है कि गॉडेस को, भगवान को जो है एक लड़का प्रे कर रहा था. व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसे एक शूज का पेयर मिल गया कहीं से, तो वो प्रेयर कर रहा था भगवान से कि लेट मी नेवर लूज देम, कि वो कभी उसे लूज ना करे. तो इससे एक कॉन्ट्रेरी देखने को मिलती है कि कैसे एक बच्चा है जिसके पास एक उसकी यूनिफॉर्म है, वो स्कूल जाता है, पढ़ाई कर रहा है, उसके पास सॉक्स है, उसके पास शूज है, उसके पास स्कूल बैग है, बट स्टिल वो उसे उन चीज़ों की वैल्यू नहीं है, वो भागता हुआ आ रहा है, मतलब, और फिर चीज़ों को अपनी फेंक रहा है. लेकिन दूसरा बॉय ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, एक बच्चा जो है वो भगवान, जब उसको एक पेयर ऑफ शूज़ कहीं से मिलते हैं तो भगवान से दुआ करता है कि भगवान जी मैं ये कभी ना खो. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान जो है वो उसे उस प्रेयर से ग्रांट कर रहे हैं. मतलब ऑब्वियसली भगवान जी सुन रहे हैं उसकी बात, तो ऑब्वियसली उसको फुलफिल भी करेंगे. लेट यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज. तो अब वो कह रहे हैं कि यंग बॉयज जो है, जैसे कि यंग बॉयज जो थे, जैसे कि जो प्रीस्ट के बेटे हैं, वो अब जूते पहनते हैं. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. तो वो बताते हैं कि कैसे अब सिचुएशन चेंज हो गई है, लोगों के पास जूते हैं, बट ऐसे भी कुछ लोग एग्जिस्ट करते हैं जो, जैसे कि रैग पिकर्स है. रैग पिकर्स कौन होते हैं? जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं. ठीक है, तो साहिब वही था, क्योंकि वो गार्बेज में स्क्राउंज कर रहा होता है. स्टार्टिंग में हमें यही बताया हुआ होता है. ठीक है, तो वो बताते हैं कि ये लोग आज भी शूलेस है, इनके पास अभी भी जूते नहीं है पहनने के लिए. माई एक्विंटेंस, एक्विंटेंस का मतलब फ्रेंड नहीं होता, एक्विंटेंस का मतलब होता है कि आप किसी को जानते हो, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से जानते हो. विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. तो मेरा एक एक्विंटेंस है विद द बेयर फुट रैग पिकर्स. तो जो बेयर फुट रैग पिकर्स है उनसे अच्छी बातचीत है किसकी यहाँ पे? अब ये देखो, ये स्टोरी जो है, ये एक मैन जो कि उदीपी का था वो बता रहा था हमारी ऑथर को. ठीक है, अब ये स्टोरी खत्म हो गई और यहाँ पे अब जो है नरेटर जो है, जो ऑथर है, वो खुद अब अपनी बात बता रही होती हैं कि कैसे वो जो है बेयरफुट रैग पिकर्स जो थे उनसे वो बात वगैरह करती थी, तो वो उनके अब एक्विंटेंस बन चुके थे. तो वो उसे सीमापुरी लेके चलते हैं, सीमापुरी के बारे में बताते हैं, सीमापुरी एक जगह के बारे में सारा सब कुछ बताते हैं. तो सीमापुरी क्या है? सीमापुरी एक जगह है जो कि दिल्ली के पेरीफेरी पे है. दिल्ली के पेरीफेरी पे मतलब दिल्ली के आसपास है, पर फिर भी काफ़ी दूर है, डिस्टेंस है. मेटाफोरिकली, दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. तो यहाँ पे जो है वो लोग रहते हैं जो 1971 में बांग्लादेश से भागकर इंडिया में आ गए थे, ताकि उन्हें यहाँ पे शेल्टर मिल सके. ठीक है, स्क्वाटर्स का मतलब होता है अ पर्सन हु अनफेवरली ऑक्यूपाइड दीज द लैंड. ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वाटर्स का मतलब क्या होता है? जिन्होंने क्या किया, कोई उनके पास लीगल वो जगह उनकी नहीं है, बस उन्हें खाली जगह मिली तो उन्होंने वहाँ पे अपनी झोपड़ी बना के कब्जा कर लिया. तो ये ऐसे लोग हैं जो रैग पिकिंग का काम अब करने लग गए हैं. और जैसे होता है ना, यूजुअली आप किसी प्रिमिटिव एरिया में जाओ तो वहाँ पे कुछ झोपड़ी वगैरह दिख जाएगी, तो कुछ लोगों की तो चलो उनकी खुद की होती है, बट कुछ होते हैं जो ना कहीं से भाग के आ जाते हैं. जैसे अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये लोग बांग्लादेश जो है वहाँ से आए थे, और स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो साहिब की फैमिली के लोग थे उनके, वो लोग इनिशियली जो है बिग सिटी के अंदर, मतलब बिग सिटी के अंदर जो है आए थे ताकि उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले. तो साहिब की फैमिली भी बांग्लादेश से ही आई थी, और ये लोग सारे के सारे जो है एक स्क्वाटर की तरह रह रहे हैं सीमापुरी जगह में, और ये रैग पिकर्स का काम कर रहे हैं, रैग पिकिंग का काम कर रहे हैं. साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब की फैमिली भी इन्हीं के बीच में से एक है. सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, इट इज स्टिल बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. In structures of mud with roots of tents and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 रैग पिकर्स. तो यहाँ पे एक तरह से ऑथर एक डार्क रियलिटी की तरफ दिखा रही होती है कि कैसे 10,000 रैग पिकर्स, और एक तरह से ये सारे के सारे स्क्वाटर्स ही हैं, राइट, ये इनकी खुद की ज़मीन नहीं है, और ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं. ठीक है, तो साहिब फैमिली यहाँ की है. सीमापुरी जो है वॉज देन अ विल्डरनेस. अब वो बताती है कि पहले वेस्ट लैंड. ठीक है, तो विल्डरनेस का मतलब होता है वेस्ट लैंड. तो वो कहती हैं ऑथर कि सीमापुरी जो है ये एक वेस्ट लैंड है. इट स्टिल इज, और अभी भी ये वेस्ट लैंड ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. लेकिन फ़र्क क्या है कि अब ये खाली नहीं है. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, अब यहाँ पे
एक मड के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं विद रूफ ऑफ टिन एंड टारपोलिन, टिन और टारपोलिन की रूट्स हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड ऑफ सीवेज का मतलब यहाँ पे सीवेज फैसिलिटीज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है और रनिंग वाटर यहाँ पे बहता हुआ है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और इन सारी गंदी कंडीशंस में 10,000 कम से कम रैग पिकर्स रह रहे होते हैं। एंड इट शोज द डार्क रियलिटी कि कैसे यहाँ पे स्क्वाटर्स लोग रह रहे हैं, एक वेस्ट लैंड को ऑक्यूपाई करके रह रहे हैं, एंड दे हैव नो फैसिलिटी नथिंग एंड दे आर डूइंग अ वर्क एज अ रैग पिकर। मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया हुआ। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एनी आइडेंटिटी। और देखा जाए तो गवर्नमेंट ने एक चीज और गलत करी है, ये लोग यहाँ पे बिना किसी आइडेंटिटी के 30 साल से रह रहे हैं, विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड, बिना किसी परमिट के। इनके पास कोई परमिशन नहीं है इस जगह पे रहने की, पर इनके पास राशन कार्ड है दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट। और अब राशन कार्ड की वजह से क्या है, ये वोट दे सकते हैं, तो ये वोटर्स लिस्ट में है। एंड इनेबल देम टू बाय फूड, और राशन कार्ड से इनको खाना मिल जाता है, तो इन्हें आइडेंटिटी की क्या जरूरत। देखो बेटा, बेसिक सर्वाइवल के लिए फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। मैं इस देश की नागरिक हूँ, बट अगर कोई बहुत ज्यादा गरीब होता है तो उसके लिए किसी देश का नागरिक बनने से पहले प्रायोरिटी क्या होगी कि उसको अच्छे से खाना मिल सके। अब जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी ये जो स्क्वाटर्स हैं ये सब बांग्लादेश से आए थे, और इनके घर जो है, इनकी फील्ड जो है वो स्टॉर्म्स में खराब हो गई थी। अब इन्हें वहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसी कंडीशन दिखी होगी ना कि वहाँ खाने को नहीं है या कुछ नहीं है। अब यहाँ पे इन्हें कम से कम ये है कि इन्हें खाना मिल रहा है, इसलिए कि यहाँ पर अभी तक रह रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि उनके लिए अपनी कंट्री का इतना आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ ट्रू, क्योंकि आपके पास आप किस कंट्री के सिटीजन हो या नहीं हो वो सेकेंडरी है। जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए आपको खाना चाहिए, और इनके पास इनके नाम पे राशन कार्ड बने हुए हैं। अब राशन कार्ड बने हुए हैं तो सरकार भी बड़ी चालाक है। सरकार क्या करती है, इनको आती है, प्रॉमिस करके जाती है हम तुम्हारी कंडीशन सुधारेंगे, हम तुम्हें परमिट देंगे, हम तुम्हें आइडेंटिटी देंगे, ठीक है। तो वो सब काम तो नहीं करती सरकार, लेकिन वो वोटर पर इन लोगों से वोट ले लेती है। अब वोट ये देने लायक इसलिए होते क्योंकि इनके नाम पे राशन कार्ड है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से सरकार भी चालाक बनती है, और इन लोगों को खाना तो चाहिए ही होता है, तो इनको फर्क भी नहीं पड़ता कि इन्हें आइडेंटिटी मिले, इनका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये उस कंट्री के एज अ सिटीजन का टाइटल लेना चाहते नहीं लेना चाहते। दे हैव नथिंग टू डू, दे जस्ट वांट इज फूड। if at the end of the day we can feed our family and go to bed without aching stomach, तो वो कहते हैं कि कम से कम एंड ऑफ द डे में इंसान भूखे पेट तो नहीं जाएगा सोने। वी वुड रैदर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रीन। तो इन लोगों का मानना ये है कि एक तो पहली बात, हम भूखे पेट नहीं रहेंगे, हमें खाना तो मिल ही रहा है फ्री, मतलब फ्री में मिल रहा है क्योंकि इनके पास राशन कार्ड है, ठीक है। और फैमिली का एटलीस्ट उनका बेसिक सर्वाइवल तो हो पा रहा है, जिंदा तो रह पा रहे, खाना तो खा पा रहे हैं एटलीस्ट। और वो लोग ये कहते हैं कि और उस फील्ड से रहने, ऐसी जगह पे रहने का हमारा क्या फ़ायदा, उन फील्ड पे रहने का हमारा क्या फ़ायदा जिन्होंने हमें कभी अनाज दिया ही नहीं है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, एक ग्रुप ऑफ वुमेन जो है वो बोल रही होती है इन अ टेटर्ड सीरीज when I ask them why they left their beautiful land of green fields and river। तो जैसे, तो इसलिए वो पूछते हैं कि आप यहाँ पे आके रैग पिकिंग का काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और एक तरह से आपकी जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी क्योंकि वहाँ पे ग्रीन फील्ड्स थी, वहाँ पे नदियाँ थी, स्टिल अब वो छोड़ के ऐसी जगह पे क्यों आए हो, ठीक है। तो ये पूछ रही होती है वो, और एक औरत जो है वो इसका जवाब देती है कि हम उस जगह, हम एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे कम से कम भूखे तो नहीं रह रहे हैं, एंड हमें उस ज़मीन में रह के हम क्या करते हैं, उससे बड़े तो हम यहाँ रह लें कम से कम, और हम उस ज़मीन में रह के क्या करते हैं जिसने हमें कोई ग्रेन ही नहीं दिए, ठीक है। कौन कहता है ये, एक ग्रुप में वुमेन बोल रही होती है जिसने टैटर्ड साड़ीज पहनी हुई है। टैटर्ड का मतलब होता है टॉर्न, उसने फटी हुई सी साड़ी पहनी हुई थी। Whenever they find food, they pitch their tents that become transit homes। अब होता क्या है, इनके ट्रांजिट होम्स होते हैं, मतलब इनके ना टेंट्स होते हैं, और इन्हें जहाँ खाना मिलता है ये लोग वहाँ पे अपना घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रू अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और बच्चे जो हैं वो बड़े होते हैं, और मतलब चाइल्डहुड में ही एक तरह से वो एक पार्टनर बन जाते हैं अपने पेरेंट्स की सर्वाइवल में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब होता है रैग पिकिंग। तो होता है क्या है, बड़े तो ये सब काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ बच्चों को भी वो इन काम में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तरह से बच्चा सर्वाइवल में हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि रैग पिकिंग के काम में अगर पैसे आ रहे हैं तो उनसे इनको मदद होती है, प्लस बच्चा भी वो काम करता है तो भी पैसे आ रहे हैं, मदद होती है, और अगर गार्बेज में कुछ मिल जाते हैं इनके इंपॉर्टेंस का तो ये वो रख लेते हैं। थ्रू देम
थ्रू द ईयर्स इट इज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, और काफ़ी सारे साल मतलब काफ़ी साल तक जो है इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठे कर ली है गार्बेज से. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. ऐसे लोगों के लिए, इन लोगों के लिए, रैग पिकर्स के लिए गार्बेज जो है वो एक तरह से गोल्ड है, सोना है. इट इज़ देयर डेली ब्रेड. उनकी ये डेली ब्रेड है. अ रूफ ओवर देयर हेड. एक तरह से उनके सर पे छत है. कौन? रैग पिकिंग, गार्बेज का काम करना. इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे उस रूफ में से लीक ही कर रही है वो. इनको पता है कि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही मतलब पॉवर्टी स्ट्रिकन है, बहुत रिकवर करने में आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, सर्वाइवल का मीन्स है. और एटलीस्ट ये तो है कि इनके सर पे छत है, कुछ तो है. बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर. अब वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चे के लिए रैग पिकिंग का काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. मतलब उनके लिए बहुत मायने रखता है ये काम. पर पेरेंट्स जो है उनके लिए इतना मायने नहीं रखता ये काम. उनके लिए इट इज़ जस्ट अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल कि उनको खाना मिल रहा है, ठीक है, उन्हें कोई चीज़ मिल जाती है, ठीक है. आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट. साहिब एक बार बताते हैं कि मुझे कभी कभार पैसे मिल जाते हैं. मैं जब कचरा में स्क्राउंज कर रहा होता हूँ, एक बार तो मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल गया था. हिज आइज लाइटनिंग अप. और ये बताते हुए बड़ा खुश हो रहा होता है. वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग. तो वो कहती है कि अब क्योंकि एक तरह से एक अगर सिल्वर का कॉइन मिल जाए उसे गार्बेज के किसी ढेर से, तो फिर इंसान जो है वो स्क्राउचिंग करना, मतलब उस कचरे में से सब कुछ ढूंढना नहीं रुकता है. तो ऐसे ही वो कहती है कि साहिब जो है उसको भी एक चीज़ मिल गई, जैसे उसको 10 रुपये का नोट मिल गया, तो वो क्यों छोड़ेगा गार्बेज के अंदर स्क्राउच करना और चीज़ों को ढूंढना. फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर. उसके पास होप होती है, उनके अंदर होप होती है, बच्चों के अंदर उम्मीद होती है कि उन्हें और भी कुछ मिल जाएगा. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. तो यहाँ पे जो है एक ऑब्जर्वेशन की होती है एनिस जंग ने, जो हमारी ऑथर है, और वो ये बताती हैं कि जो रैग पिकिंग का काम है, गार्बेज उठाने का काम है, ये बच्चों के लिए इनका अलग मतलब होता है, पेरेंट्स के लिए इनका अलग मतलब होता है. फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं आपके बोर्ड में. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन ये है कि बच्चों के लिए जो है गार्बेज पिकिंग का काम, रैग पिकिंग का काम जो है, ये एक तरह से वंडर है, मतलब एक तरह से मैजिक है. क्योंकि बच्चों को अलग अलग नई नई चीज़ें मिल जाती है जब ये कचरा उठा रहे होते हैं और उसके अंदर स्क्राउजिंग कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, कचरा बीन रहे होते हैं, तो उसमें इनको जो है नई नई चीज़ें मिल जाती हैं. तो उससे जैसे किसी को चप्पल मिल गई, ठीक है, या कोई रुपी मिल गया, कोई कॉइन मिल गया, तो इनके लिए ये वंडर है. इनको बहुत मज़ा आता है काम करने के लिए, एक्साइटमेंट जैसी होती है. लेकिन एल्डर्स के लिए ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इससे पैसे मिलते हैं, उससे उनकी लाइफ चलती है, तो इसलिए उनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है. अब बेटा इसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, दैट विल बी कवरिंग, मतलब जो स्टोरी है ऑफ द सेम पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम नेक्स्ट में कवर करेंगे. तो लॉस्ट स्प्रिंग में जो साहिब आलम की कहानी थी उसका ये है पार्ट 1, ठीक है. थोड़ी सी स्टोरी और रह गई है, वो हम पार्ट 2 में, अच्छा एक सेकेंड, बहुत ही थोड़ी सी रह गई है, इसको कवर कर ही लेते हैं. क्योंकि आई वॉन्ट टू ड्राइव कार इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, तो हमारी एक स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी. लेट कंप्लीट इट फास्ट. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू. अब होता क्या है, एक विंटर की मॉर्निंग में क्या होता है, देखती हैं कौन ऑथर हमारी कि साहिब जो है ये एक फेंस्ड गेट, मतलब कि लकड़ी का एक गेट होता है, उसके जैसे फेंसिंग हो रखी होती है ना राउंड में किसी पार्क के, तो वहाँ पे खड़ा हुआ होता है. नेबरहुड का क्लब होता है, उसके फेंसिंग गेट पे साहिब खड़ा होता है और वो देख रहा होता है 2 यंग मैन को ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस. वो वाइट कलर की यूनिफॉर्म में होते हैं, ड्रेस में होते हैं, और वो टेनिस खेल रहे होते हैं. आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. और वो कहते हैं कि मुझे ये गेम पसंद है, और वो बस इतने में ही सेटिस्फाई होता है कि वो सिर्फ उसको जो है उस फेंस के पीछे से देख रहा है, मतलब फेंसिंग जो हो रखी है उसके पीछे से देख रहा है, वो उसी में खुश है. आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड. और वो कहता है कि जब कोई भी नहीं होता ना तो मैं अंदर चला जाता हूँ. ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग. और वो कहता है कि जो गेट कीपर है वो मुझे स्विंग को यूज करने के लिए देता है. साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज. और साहिब ने खुद जो है टेनिस शूज पहने हुए होते हैं. दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. और उसकी शर्ट और शॉर्ट्स जो है वो डिसकलर हो रखे होते हैं, मतलब कलर फेड हो रखा होता है, और उसने टेनिस शूज पहने हुए हैं. समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. और वो एक्सप्लेनेशन के मैनर में ऑथर को बताता है कि ये किसी ने मुझे दिए हैं. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय. तो कोई रिच बॉय होगा, ठीक है, उसके ये शूज़ है जो साहिब को मिल गए तो वो पहन रहा है. हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम ऑफ बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम. तो उन दोनों जूतों में से किसी एक जूते में मतलब पैर में से एक जूते में जो है होल हो रहा था, तो शायद उसने मना कर दिया होगा कि इसमें होल है तो मैं ये नहीं पहनूंगा. डज नॉट बॉदर हिम.
ठीक है, लेकिन इस होल से साहिब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने ये जूते पहन लिए. फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू. तो कोई ऐसा बच्चा जिसने हमेशा, कोई एक ऐसा इंसान जो हमेशा ही नंगे पैर रहा हो, उसके लिए तो अगर एक छेद वाला जूते भी होंगे तो भी वो उसके लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू जैसा है, उसका सपना पूरा हो गया, ऐसा है. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच. और जिस गेम को, टेनिस को खेलते हुए लोगों को, जिस मतलब टेनिस गेम को जो है वो बच्चों को देख रहा था इतने अच्छे इंटेंट के साथ, इतना मतलब बिल्कुल ही उसमें मन लगा के, वो गेम उसकी रीच से बाहर है. दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे. तो ये सब कहानी जो है ये ऑथर पहले की बता रही होती है. अब वो अब की मॉर्निंग की बात बताते हैं, प्रेजेंट की. तो ये कहती है कि मैंने देखा साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. साहिब जो है वो मिल्क बूथ में की तरफ होता है उसका रास्ता. ठीक है. इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर. उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर होता है. कैनिस्टर क्या होता है आपने देखा होगा कि ट्रेन्स वगैरह में भी जैसे चाय के लिए होते हैं या जो टी शॉप्स होती है वहाँ पे जो कैनिस्टर होते हैं स्टील का, तो वो स्टील कैनिस्टर जो है वो था साहिब के हाथ में. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज. तो वो एनएस चंग को बताता है कि अब मैं रैपिंग का काम नहीं करता, मैं अब जो है टी स्टॉल में काम करता हूँ जो डाउन द रोड है. आप रोड के नीचे की तरफ जाओगे तो आपको वो दिख जाएगा. पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो उस जगह पे दिखाता है और कहता है आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स. तो वो कहता है कि मुझे 800 रुपये ये लोग देते हैं मंथली, और शायद मंथली ही होंगे, और मुझे जो है मेरे सारे मील्स मतलब तीनों टाइम का खाना या 2 टाइम का खाना जो भी है वो भी मुझे मिलता है इस काम के लिए. डज ही लाइक द जॉब आई आस्क. तो अब वो कहती हैं, मैंने साहिब से पूछा कि क्या उसे ये काम, ये जो जॉब उसकी अब है, ये जॉब उसे पसंद है. हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक. अब होता क्या है, जो पहले क्या था ना कि जो साहिब है वो अपनी मर्ज़ी से काम करता था. उसका जब मन करता है वो करता था. उसका मन करता है गलियों में घूमते हुए कूड़ा बीनना तो वो कर रहा है. जितना मर्जी वो गार्बेज को स्क्राउच करना चाहता था उतना वो करता था. लेकिन अब क्या था, तो वो केयर फ्री था, लेकिन अब उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि वो एक पर्सन के अंडर काम कर रहा है. उसे उसकी सारी बातें माननी पड़ रही है. ऑल्दो उसे 800 रुपये मिलते थे, ठीक है, उसके सारा खाना पीने के सारे मील्स मिलते थे उसको, बट स्टिल उसको ये काम नहीं पसंद था. उसका जो केयर फ्री लुक पहले हुआ करता था वो उसके चेहरे से अब मिट चुका था, जो ऑथर ने फील किया था. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. तो अब क्या है, पहले वो अपने कंधे पे जो है प्लास्टिक बैग कैरी करता था जिसमें जो है कूड़ा हुआ करता था, गार्बेज हुआ करता था. अब वो स्टील कैनिस्टर कैरी करता है. और जो है एनिस चंग बताती हैं, ऑथर बताती हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो स्टील का कैनिस्टर था ना ये बहुत ही ज़्यादा भारी था उस प्लास्टिक के बैग से, क्योंकि वो प्लास्टिक के बैग में वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था. वो जो अपनी मर्ज़ी से करना चाहता था वो करता था. और वो बैग, वो ऐसा लगता था उसने बहुत ही लाइटली, बहुत हल्का हो, उसका बिल्कुल ही वजन ना, उसने अपने शोल्डर पे वो कैरी किया होता था. और अब ये जो स्टील कैनिस्टर है ये बिल्कुल ही भारी लग रहा है. तो इसका मतलब एक्चुअल वेट से नहीं है, इसका मतलब है कि स्टील कैनिस्टर में साहिब इज़ वर्किंग अंडर समवन, राइट. तो उसे वो चीज़ इतनी पसंद नहीं आ रही है, ऑल्दो उसकी मतलब क्योंकि उसको जो पहले फ्रीडम थी शायद वो फ्रीडम उसको अब नहीं मिल पाती होगी, उसे किसी के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते होंगे. सो इस वजह से उसको वो स्टील का कैनिस्टर जो है वो भारी लग रहा था एज उस प्लास्टिक बैग के कंपेयर में जो वो जब खुद एक रैक पिकर का काम करता था तो वो कैरी किया करता था. द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. तो बेसिकली देखो यही बात थी कि बैग जो था वो उसका खुद का था, लेकिन जो कैनिस्टर है ये उस आदमी का है जो मालिक है टी शॉप का. साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. और साहिब अब खुद का मालिक नहीं है, और इस वजह से ही उसे इस कैनिस्टर का बोझ जो है वो एक प्लास्टिक बैग के बोझ से ज़्यादा भारी लगता है जो वो पहले उठाया करता था जब वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टोरी ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग. और इसमें हम देखते हैं कि कैसे साहिब आलम, जिसका नाम साहिब आलम है, उसका बचपन कैसा है, राइट. क्या कॉन्ट्ररी है एक तरह से, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है बेचारी, मतलब कि वो बेचारा पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिली से बिलोंग करता है एंड मैनी मोर थिंग्स, ठीक है, जो हमने देखी हैं. सवाल मैंने बता दिया आपको कहाँ से ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, क्या क्या वर्ड्स आपको याद होने चाहिए. नेक्स्ट पार्ट में विल बी कवरिंग द सेकंड स्टोरी जो कि है आई वांट टू ड्राइव अ कार, मुकेश. ठीक है, मुकेश की ये स्टोरी है, ये भी एनिस चंग ने ही डिस्कवर करी थी, मतलब उन्होंने अपने आसपास ये रियल लाइफ में देखा था और उसको लिखा था. सिमिलरली जैसे ही साहिब की कहानी उन्होंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करी थी और देखी थी. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टोरी of your lost spring, that is the second chapter of Flamingo. If you have any doubts you can ask me in the comment section. Thank you so much and bye.